मिलेगा, जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। दिमाग खराब किया, मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा, अच्छा दिन कांग्रेस लेड और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहा है। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक है। सोचिए मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में लाइन हो, मारामारी हो, एलपीजी का सिलेंडर न हो, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी लाइन लगी हो, तो और जगह तो स्वाभाविक लाइन लगना। और ये सरकार तो पहले से लाइन में लगाती नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। ईरान युद्ध की वजह से भारत में इस वक्त गैस और तेल को लेकर अजीब सी कशमकश की स्थिति देखी जा रही है। आज जंग का 13वां दिन है और अलग अलग शहरों में गैस के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सड़क से लेकर संसद तक उबाल ही उबाल है। हालांकि सरकार ने आज फिर कहा है कि देश में फिलहाल क्रूड तेल की सप्लाई सुरक्षित है और पेट्रोल डीजल को लेकर कोई भी किल्लत नहीं है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष बार बार ये दबाव बना रहा है कि देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार अपनी विदेश और आंतरिक नीतियों में पूरी तरह से फेल हो रही है। इस बीच एक राहत की खबर यह है कि भारतीय जहाजों और भारत आ रहे जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए इजाजत मिल गई है। दूसरी ओर विपक्ष बार बार ये दबाव बना रहा है कि देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, सरकार अपने विदेश और आंतरिक नीतियों में फेल हो रही है, ये विपक्ष का आरोप है। इस बीच एक राहत की खबर है कि भारतीय जहाजों और भारत आ रहे जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी गई है, यानी कि ईरान की ओर से इसे इजाजत दे दी गई है। लोकसभा में तेल और गैस के मुद्दे पर आज फिर जबरदस्त तकरार देखी गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका भारत को तेल क्यों कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अमेरिका की ओर से भारत का तेल क्यों कंट्रोल कर रहा है। और इसके अलावा जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हार्बोज स्टेट पर भारत का कंट्रोल नहीं और युद्ध के चलते हार्बोज स्टेट से 20% आवाजाही कम हुई है, इससे मौजूदा संकट पैदा हुआ है। वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर की कमी और उसके वजह से होने वाली परेशानी की तस्वीरें बीते 3 दिन से लगातार गोते खा रही है सोशल मीडिया पर। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, इसके अलावा भोपाल, प्रयागराज समेत कई शहरों में गैस की कमी लगातार हो रही है। गैस एजेंसियों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें आप टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। कई जगहों पर जंग और इसके अलावा ये हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अब ये रसोई तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कई शहरों के मशहूर रेस्टोरेंट और वहां के मशहूर डिशेस भी अब कम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये संकट गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से पैदा हुआ है या वास्तव में देश में गैस सिलेंडर की कमी हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि देश में जो मौजूदा हालात है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि युद्ध के माहौल को देखते हुए सरकार की तैयारियां अधूरी रही। तो सरकार का दावा है कि हालात काबू में है पूरी तरह से और विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अफवाह पर ध्यान कतई न दे। युद्ध के चलते ये ऊर्जा संकट पूरी दुनिया पर है। ऐसे में सवाल यह है कि इस वक्त विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर हर मौके पर सियासी मुद्दे तलाशने चाहिए। इन्हीं सवालों पर आज बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जुबानी जंग कैसे तेज हो गई, पहले वो सुनिए। Honorable Speaker, sir, India's crude supply position is secure and volumes secured exceed what the Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning.
the foundation of every single nation is its energy security. Why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. पूरा विश्व इस समय एक वैश्विक संकट से गुजर रहा है और कल भारत की सरकार ने ये स्पष्ट किया कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। हम घरेलू भक्तों को पूरा एलपीजी कनेक्शन पूरे सिलेंडर दे रहे हैं और जो वरीयता हमें कमर्शियल सिलेंडर्स पे रखनी है उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ये भारत सरकार की देन है। भारत सरकार के गलत फैसले की वजह से आज लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, घरों में भट्टी बनानी पड़ेगी, चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे और बाजार में जिस तरीके से मारामारी है, जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक से चलने वाले हीटर या इलेक्ट्रिक से चलने वाली प्लेट्स की मारामारी है, वो आप देखने को मिलेगी। ये एलपीजी की जो कमी है, एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसकी वजह से ये इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है। क्या स्थिति हम सभी जानते हैं कि एलपीजी के दाम बढ़े हैं, चाहे घरेलू गैस हो चाहे कमर्शियल गैस हो, सबके दाम आखिरकार क्यों बढ़ा दिए सरकार ने। और यही नहीं, साथ में जो प्लेन टिकट्स हैं इनके भी दाम बढ़ रहे हैं। जो टिकट 10,000 की थी आज वो 30,000 की आ रही है, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? इसका प्रॉफिट कौन कमा रहा है और कॉमन आदमियों के कंधों पे ये क्यों आ रहा है? बोझ क्यों दे रही है ये सरकार? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि राम रसोइया अयोध्या में बंद हो गई है। इसके लिए मैं जा करके 15 तारीख से वहां पर धरना दूंगा अयोध्या में, इस बात को मांग करके कि राम रसोइया चालू की जाए। और गैस की किल्लत, अच्छा हुआ क्या है कि गैस वहाँ ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था गैस लाइन बनेगी चलेगी, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी वहाँ तक रसोइयाँ तक भी गैस नहीं गया है। वो उसी से एलपीजी से चलाते थे और वो नदारत है विद द इफेक्ट आज राम रसोइया बंद है। ये बहुत ही दुखद है। की वजह से संकट हर तरफ मंडराता हुआ क्या नजर आ रहा है? भारत पर इसका सीधा असर है क्या? जिस प्रकार से लंबी लंबी कतारें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो वो संकट पैदा कर रही हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत में गैस का संकट सिस्टम की हार है या फिर अफवाह का बाजार है? ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है। सरकार ने घरों की रसोई गैस को प्राथमिकता दी है ताकि आम लोगों को परेशानी कतई न हो। साथ ही सिलेंडर की सप्लाई ठीक रखने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। लेकिन सवाल सरकार से भी है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल अलग अलग बाजारों से क्यों हो रहा? अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ऐसी स्थिति है। इसके अलावा गोरखपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और क्या ताली थाली से क्या इसका समाधान होगा, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी भी बयान दे रहे हैं? तो पैनलिस्ट की मौजूदगी है हमारे साथ। पहले उनसे उनका रूबरू कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं और जानते हैं कि ये संकट कितना गहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से राज शर्मा और स्टूडियो से पंकज, तो वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज जी आपके पास ही आऊंगी। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत में गैस का संकट सिस्टम की हार है या फिर अफवाह का बाजार है? देखिए, पहले तो आरती जी एक बात को तय समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका और इजराइल
जो दोनों का युद्ध चल रहा है, ये अचानक से शुरू हुआ। इसकी कोई ऐसा विडंबना, ऐसी कोई वो नहीं था कि ये युद्ध हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इजराइल द्वारा उस पर अटैक किया गया, और आज 10 से 11 दिन हो चुके हैं, भारत सरकार के पास देखिए गैस का भी भंडार है, और उसके अलावा कहिए तो ये आपके तेल, क्रूड ऑयल का भी भंडार है, 50 दिन का तेल भी है। और आज तो होर्मुज से जिस तरह से 2 जहाज भारत सरकार के आए होर्मुज के रास्ते, जो ईरान ने जाने दिया उसको, तो उसमें करीब 1,35,000 करोड़ बैरल तेल दोनों जहाजों से मुंबई पोर्ट पे पहुंच चुका है। हाँ। ये तो रहा सवाल ये पेट्रोल का और डीजल का। अब सवाल ये है कि जिस तरह से भारत में जिस तरह से 33 करोड़ 80 लाख टोटल एलपीजी उपभोक्ता है टोटल, उसमें से 87% उपभोक्ता घरेलू इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता है, घरेलू लोग हैं, और 13% करीब जो है कमर्शियल उपभोक्ता है। तो उसमें जो है 87% उपभोक्ता है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कमर्शियल को अभी बैन बंद कर दिया है, और सारी जितनी भी इंडियन ऑयल हो, एचपीओ, बर्मा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसको निर्देश दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, 25% इंक्रीमेंट करें। तो सवाल इस बात का, देखिए इस तरह के कोरोना जैसे काल में भी इस तरह की बहुत समस्याएं आई थी। भारतीय जनमानस की एक आदत है कि अगर कोई चीज की विपत्ति आती है तो जिसके घर में अगर एक सिलेंडर काम चल भी रहा है तो वो भी दूसरा लेने पहुंच जाता है और लाइन लगाता है। इस तरह की बातें होती है। तो देखिए 2 से 3 दिन में आप देखिएगा आरती जी, ये सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। और युद्ध स्तर पे इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार ने तुरंत त्वरित एक्शन लेते हुए, देखिए जिस तरह से वहां के झांसी में जिस तरह से एक्शन लिया, वहां पर गोदाम पे छापा डाला गया और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। गैस एजेंसी मालिक से लेकर अन्य लोगों के खिलाफ 524 सिलेंडर बरामद भी किए गए। हाँ। तो ये अभियान पूरी जगह चल रहा है। अब सवाल ये है कि देखिए जिस तरह की वैश्विक ये युद्ध चल रहा है, तो उसमें ये तो कोई इंडिया में तो प्रोडक्शन होता नहीं है, ये बाहर से ही मंगाया जाता है। और भारत को कोई ऐसा तो जानकारी था ना कि अचानक ये युद्ध हो जाएगा और ये युद्ध की कोई डेट फिक्स है। तो ये चीजें भी जनमानस को समझना चाहिए। और भारत सरकार निश्चित रूप से कृत संकल्पित है। मोदी सरकार कृत संकल्पित सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की भावनाओं को समझते हैं, जनता के लिए खड़े रहते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना कालखंड में जिस तरह से इन सब चीजों को नजरअंदाज किया गया, सारी चीजें लाइन पे आ गई। हाँ। उस समय भी आप देखिए उस समय नमक के लिए कितना हल्ला मचा था। भारतीय जनमानस ने 200 रुपए किलो। तो लेकिन विपक्ष तो कह रहा नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका क्यों हमारी चीजें तय कर रहा है, ये भी तो कह रहा है ना। अमेरिका क्या तय कर रहा है? भारत ने तो कह दिया हम रूस से तेल मंगा रहे हैं। रूस ने बोल भी दिया है कि हमको जितने तेल की जरूरत होगी हम देंगे। इसके पहले भी क्या होना, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस से 40% अपनी जरूरत का तेल खरीदा और रूस ने उसमें दाम भी कम कर दिए थे, 5% दाम भी गिरा दिए थे। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त है। हाँ। तो रूस ने तो क्या नाम हमेशा मदद किया और रूस ने भी कह भी दिया है कि आपको तेल की कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जितना तेल चाहिए हम देंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई। अब सवाल इस बात का है कि देखिए अभी 2 से 3 दिन 60 दिन का समय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लिया है। 60 घंटे कि 60 घंटे के अंदर ये व्यवस्थाएं नॉर्मल हो जाएंगी। आज ये घोषणा हुई है तो मान के चलिए प्रोडक्शन जिस तरह से हो रहा है ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं किया जा सकता। लौटूंगी आपके पास से। जिस प्रकार से गौरव जी, हम विपक्ष ने तो वो तस्वीरें देखी, गोरखपुर की बात कर रहे हैं, वाराणसी की भी बात कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे। विपक्ष का काम है सवाल करना, वही सवाल कर रही है सरकार से, भाई संसद से सड़क तक। देखिए सबसे पहले तो मैं पंकज जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इन्होंने फैक्ट के साथ और एक मानवीय जो पक्ष होता है किसी भी जो भी स्थिति आती है तो उसमें मानव का पक्ष, क्योंकि मानव सबसे पहले उसमें एक हित है जो है आपका डैमेज हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एलपीजी के लिए विपक्ष कर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बार बार बात हो रही है, फिर युद्ध के बारे में बात कर रहा है विपक्ष वो एक नाराज लौंडा है जिसको सिर्फ बाहर वालों में अपने अब्बा नजर आते हैं, उसको देश की स्थिति में कोई मतलब नहीं। विपक्ष अपने जो है अफवाहों की आंधी चला के देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहता है, ये विपक्ष का काम है। और ये भारत का ही विपक्ष करता है, बाहर के देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह से विपक्ष काम नहीं करता है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई अफसर आते हैं, लेकिन जब आपदा आती है तो हर एक आदमी एक दूसरे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और उन आपदा का सामना करते हैं। ये भारत की लोगों की पहचान है। विपक्ष सोचता है कि भारत रहे ना रहे लेकिन हमारी राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। जैसे कि भाई साहब ने भी कोरोना का जिक्र किया, तो देखिए सरकारों ने जितनी सहायता हो सकती थी, मोदी जी ने तो अपना देश छोड़िए
हमने लगभग 140 देशों की सहायता करी, हमने वैक्सीन पहुंचाई और उनके लोगों की जान माल का जो है सेवा करी, उनको बचाया। और लेकिन हमारे भारत के जनमानस ने क्या किया, जिसको जितनी सहायता हो सकती थी, जिसके पास राशन ज्यादा था उसने राशन दिया, जिसके पास जगह थी रहने देने के लिए उसने वो किया। मतलब हर व्यक्ति ने एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाया। हाँ। एलपीजी की बार बार आप बात करते हैं तो कांग्रेस राज से मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में एलपीजी कितने ये सिलेंडर अलाउड थे? 6 सिलेंडर। 2012 में तालकटोरा में एक रैली हुई, बड़ा विरोध हो रहा था, तो राहुल गांधी उस समय युवा थे, अभी भी युवा ही कहते होंगे अपने आप को, पर खैर उस समय युवा थे। तो उस राहुल गांधी ने साफ साफ मनमोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई इसको 6 से बढ़ा के 9 कर दिया जाए। तब 6 सिलेंडर होते थे, एक परिवार को मिलते थे, आज वो उनके दौर में 9 मिलते थे। फिर हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई और हमने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडाइज सिलेंडर तो दिए ही दिए। हाँ। हमने आपको जितनी जरूरत होगी उतने मिलेंगे, सब्सिडाइज अनसब्सिडाइज, मतलब आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। किसी के पास 12, 14, 15 लोगों का परिवार होता है, हिंदू परिवार छोटे होते हैं, उनका काम चल जाता है। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी ना, इनका 15-20 लोगों का परिवार होता है, तो उनके लिए सब्सिडाइज सिलेंडर के अलावा वो अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेंडर जितने चाहे वो बुक कर सकते हैं। ये सुविधा हमने दी। लेकिन आज अगर आपदा आई है तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन हम तो करते नहीं है, हम सबसे ज्यादा लेते हैं कतर से। कतर का एक हॉर्मुज स्ट्रेट है, मतलब जल, ये डमरू मध्य सागर, तो उसमें क्या है कि वो एक चोक पॉइंट है, मतलब वी शेप अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नुकीला हिस्सा है वो 33 किलोमीटर का रह जाता है। 33 किलोमीटर में एक जहाज को क्रॉस करने के लिए बड़ा टेल टैंकर होता है, 11 किलोमीटर की चौड़ाई जाने के लिए और 11 किलोमीटर की दूसरे जहाज को आने के लिए, तो सिर्फ वो 11 किलोमीटर समझिए चौड़ा हिस्सा रह जाता है। अच्छा, खास बात यह है कि जो नुकीली साइड है वो है भैया ईरान की तरफ, तो उस ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाते हुए वो कर क्या रहा है, उसने सबसे पहले तो डुबो दिया आपका थाईलैंड का वेसल, टैंकर डुबो दिया। फिर उसने आपका जबल अली पोर्ट के पास 35 नॉटिकल माइल दुबई के पास पड़ता है, वहां पे उसने जो है 2 जहाज पे हमला और कर दिया। लेकिन आप भारत की राजनीति और कूटनीति की क्षमता देखिए कि लिबराई झंडा लगा हुआ सऊदी ऑयल टैंकर भरा हुआ, गौर करिएगा, सऊदी ऑयल से भरा हुआ टैंकर क्रूड ऑयल का कल मुंबई पहुंचा है और आज एक और टैंकर पहुंचा है, जिसके बारे में इन्होंने बताया भी कि सरकार तैयार। ठीक है, राज शर्मा जी का भी रुख करूंगी मैं। जब हरदीप सिंह पुरी संसद के अंदर खड़े होकर बता रहे कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लंबे समय तक हालात से निपटने के लिए सरकार तैयार है, विपक्षी दलों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है सर? सीएनजी की देखो आरती जी, मैं तो एक बात बताऊंगा, संसद से खड़े होकर बोल रहे थे। मैं तो एक बात कहूंगा बस, अभी गौरव साहब कह रहे थे ये लौंडे, इन्होंने विपक्ष के लिए कहा था ये लौंडे, तो मैं पक्ष के लिए कहता हूं, सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि ये लौंडे नहीं समझ रहे, सारी समस्या का समाधान मोदी जी कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये बूढ़े हैं, जो इन बूढ़ों के घर पे कोई मौत होगी कोई चिंता की बात नहीं है, मोदी जी निपट लेंगे। इनके घर में कोई बूढ़ा मरेगा कोई चिंता की बात नहीं, मोदी जी हैं। जवान मरेगा कोई चिंता की बात नहीं, मोदी जी हैं। ये खुद मर जाएंगे कोई चिंता की बात नहीं, मोदी जी हैं। लेकिन ये बात गलत है, इनसे काम नहीं चलना। बहुत बड़ी विडंबना है, एक जहाज आ रहा था उसका डिस्क्रिप्शन ये दे रहे हैं, एक जहाज आ रहा था क्रूड माल लेके, शर्म नहीं आ रही? आज से पहले का, आजादी के बाद और आज से पहले का कोई एक सुबह से पहले का कोई ऐसा वीडियो बता देना क्रूड ऑयल आता हो और गवर्नमेंट बता रही हो, शर्म नहीं आई? अब चलो इनसे तो बाद में कहूंगा, अभी यहां एक्सपर्ट बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बहुत बड़ी बात बोल रहे थे। ये वरिष्ठ पत्रकार वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास से दीवार छू के आ जाते हैं और फिर आपके यहां से डिबेट करके बताते हैं आज हमने कांग्रेस के लिए इतना खिलाफ में बोला, ये पर्ची है। जैसे इलेक्शन में नेता लोग डीजल के लिए पर्ची देते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, ये तो मैंने इन दोनों के लिए कही क्योंकि ये दोनों, मैं अकेला हूं, ये दोनों हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी छदम प्रवक्ता ही हैं बीजेपी के। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अभी 12 से 13 दिन नहीं हुए, इतनी हाहाकार क्यों मच गई? क्या हो गया था? आपके पास तो सब कुछ साधन होने चाहिए थे। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक किसान बैठा था लखीमपुर खीरी का, तो वो मुझसे कहने लगा भाई साहब हम लोग
50 क्विंटल गेहूं, 30 क्विंटल ये फलाना ढाना रखते। मैंने ऐसा क्या बात का, मान लो 5 साल तक कुछ ना हो, कोरोना आ जाए, हम खा तो सकते हैं। ये तो सरकार है। पूर्ववर्ती सरकारों के प्रधानमंत्री ने कहा था किसी भी उसमें अगर ऐसा पड़ा हो तो बता देना। प्रधानमंत्री कहते थे फ्रंट में आके, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 2 लोगों को ढूंढना चाहता हूं। एक वो लोग जिसमें वो दर्जी है जिसने मेरे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच नाप दिया था, मुझे वो दर्जी की तलाश है। दूसरा, वो मुझे प्रधानमंत्री टीवी पे चाहिए, टीवी पे चाहिए कि बोले, सारी प्रेस को बुलाए, सारे मीडिया को बुलाए और अपनी बात कहे। अगर मैं उस दर्जी को सच मान लूं, हालांकि ये सच नहीं है क्योंकि दर्जी ने 20 इंच का इंच टेप पहले से काट के 36 को 56 नाप दिया, लेकिन ये मेरा सिर दर्द नहीं है। बस मैं इतना सा चाहता हूं कि मेरा प्रधानमंत्री जवाब दे। और एक और बात बताऊं, इस विश्व में मेरी प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत कोई नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं तो फिर आप लोग बोलने भी तो नहीं देते, वॉकआउट कर देते हैं। एक मिनट पहले मणिपुर की बात करूं या तमाम ऐसे बातों। अरे एक मिनट आरती जी, पहले मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को बोलने इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो स्वयं में बोलना ही नहीं चाहते। जिस देश के सबसे सर्वोच्च स्थान में, विश्व के नहीं इस ब्रह्मांड का जो स्थान सबसे सुरक्षित है, वहां पे सदन पे अगर प्रधानमंत्री कहे मेरी जान को खतरा है, उससे कहने से पहले डूब मरना चाहिए था। हाँ, ठीक है गौरव जी, जवाब सुरक्षित कौन है? और एक और बात कहता हूं, एक और बात कहना चाहता हूं। अरे भाई सुनो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की आधी आबादी मुझे वोट देती है, जवाब भी सुनिए। और उन्हें उन्हीं से खतरा है, तो डूब मरना था। अच्छा राज शर्मा, मेरी बात सुनो भाई पहले तो। नहीं, राज शर्मा नहीं, गलत बात। राज शर्मा जी, जैसे मैं भाई कह रहा था, ना कांग्रेस आई एम सीनियर देन यू। राज शर्मा नहीं, बदतमीजी से अपने नाम को पसंद नहीं करता हूं तो लेना। क्या नाम है? जैसे मैं भाई कह रहा था। अच्छा, पंडित राज शर्मा। सुनो, पंडित राज शर्मा नहीं, शर्मा नहीं, जी लगेगा या भाई लगेगा? देखो पंडित राज शर्मा, ऐसा नहीं है जैसे मैं भाई बोलता हूं। बहन सुनो मेरी बात। नहीं बहन, फिर गंदे हो। बहन मेरी बात सुनो, तुम फिर किन्नर हो। विषय फिर आप किन्नर हो। समझो पहले तो विषय हिंजड़े हो। फिर आप जो कमजोर आदमी होते हैं वो इफ आई एम योर सिस्टर यू आर किन्नर, हमले करते हैं। इफ आई एम योर सिस्टर विषय पे कोई बात करनी नहीं है, सीधे मैंने जो कहा उसकी स्टेटमेंट को पूरा कोट करो। मैंने कहा विपक्ष वो लौंडा है, विपक्ष वो लौंडा है जिसको हमेशा बाहर वालों में अब्बा नजर आते हैं। तो पूरी शब्द की बात करो। तुम्हारे अभिभावक को बाप नजर आते हैं? पहले आप बात समझ लीजिए। तुम्हारे बाप को क्या नजर आता है? ये है कि कांग्रेस के राज में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या छोड़ के गए थे? भारत क्या में पैदा होना, एलएनजी कभी भी वो जितनी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो करते थे। वो हमारे देश के आसपास जो और छोटे छोटे देशों की सहायता करते थे। अरे ये वही कांग्रेस सरकार है, ये वही कांग्रेस सरकार है जब 2008 में, मैं आपको कोट कर रहा हूं विद फैक्ट्स, बगैर फैक्ट की बात नहीं करता हूं, विद फैक्ट में कोट कर रहा हूं कि देखिए 2008 में प्राइसिंग थी पेट्रोल की $135 से $147। आज तक पूरे इतिहास में जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा है इससे ज्यादा क्रूड ऑयल महंगा गया नहीं। कांग्रेस ने क्या किया? देश को यही 2004 में एक और बात बता रहा हूं आरती जी, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ के गए थे। ये देश को 2014 में 72 लीटर उन्होंने ले आए, करेंगे लोग। आज की तारीख में 72 रुपए पे हमको मिला था, 2014 में 2026 आ गया, 12 साल है, कई जगह पेट्रोल 95 रुपए से नीचे मिल रहा है। अब आप बताओ महंगाई किसने करी? नहीं करी। दूसरी बात, जब 2014 में मनमोहन सरकार $30 का कुछ कह रहे हैं, वो बयान पहले मैं सुनाऊंगी आप लोगों को, रुकिए अभी। सांसद जी की बाइट चलाइए। क्या नाली से गैस निकाल करके निपटेंगे? एलपीजी कहां से भरवाएंगे आप? जो इजराइल में मेडल लेकर के आए हैं उसका इनाम देश की जनता को महंगाई के तौर पे और एलपीजी की किल्लत के तौर पे मिल रहा है। तो नाली से बढ़ाएंगे या फिर ताली से बढ़ाएंगे कि थाली से बढ़ाएंगे? कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को समझाना चाहता हूं कि अरे मूर्ख आदमी, कभी जिस गांव देहात से तेरा चयन हुआ है, सांसद बना है, उसके आसपास कितने बायोगैस के प्लांट लगे हैं?
वो क्या बोलेंगे? कांग्रेस के अनपढ़ अरे इब्राहिम बाल प्रताप उबालो। मोदी से कहना चाहता हूं कि बायोगैस कैसे बनती है। बायोगैस बनती है इनके- मलमूत्र से, नाली के पानी से। उसको लगाने के लिए योगी गवर्नमेंट सब्सिडी मैं दे तो रही गुस्सा है। होता ही नहीं अरे हूं, मैं जहां तो से तू गुस्सा होता ही सांसद है, नहीं मैं हूं। तुझको सब्सिडी मैं दिलाता नहीं हूं। गुस्सा होता हूं। प्लांट लगा, गुस्सा नाली से गैस होने बना, की निशानी पागल पूरा है। प्रोसेस है। अगर भाई, मैं गुस्सा हो गया, आपको वो समझना पागल है। पड़ेगा, कोई भी देश की अगर जनता जो को गुमराह गुस्सा नहीं हो कर गया सकता। मेरे हमारे भाई, देश के वो छोटे पागल छोटे है। युवा आज बायोगैस का प्लांट जो लगा पागल रहे होते हैं, हैं। वो 25 गुस्सा करोड़ होते की हैं। लागत में वो प्लांट मैं लगता गांव है, में जिसपे बचपन में गवर्नमेंट देखता था, सब्सिडी दे रही पागल है। था। अरे हम मैं नाली से गुस्सा गैस होता उत्पादन था। करके दिखा रहे हैं और तुम सिर्फ मैं जबान की गाल बजा रहे हो। मैं गुस्सा इस नहीं हो देश सकता। में For- कांग्रेस for ने God's सिर्फ और sake, सिर्फ मैं भारत गुस्सा के नहीं हो जनता को सकता। अराजकता की मैं आग में गुस्सा झोंकने तो का पागल काम कर होता है। रखा है। जो हाफ अफवाह पैंट उड़ा होता है, उड़ा वो के, गुस्सा होता है। और आ कोई रही काम आपके नहीं पास। है, और कोई काम नहीं विपक्ष के पास। मैं अरे उसे गुस्सा ही नहीं हो समझना सकता। पड़ेगा भाई कि 2004 में कुछ बोल पेट्रोल दो। का प्राइस 34 रुपए, 14 में 72 अरे पेट्रोल आप के, कोई हमने शब्द 90-95 रुपए चला रहे मुझे हैं। गुस्सा नहीं होना। सबसे बड़ी बात, ऑयल बॉन्ड 1 करोड़ 30 लाख का ऑयल बॉन्ड हमारे ऊपर छोड़ के मैं गए थे। गुस्सा क्यों कितना होऊंगा? ब्याज आता है, हमने वो निपटाया। उसके बावजूद अच्छा, हमने आपको दाम नहीं गुस्सा बढ़ने क्यों दिए। हो? मैं उन्हीं गुस्सा सपा क्यों? सरकार पहले में जो रिलैक्स, डिम्पल यादव जी हैं, रिलैक्स। उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो गुस्सा कह क्यों रही हैं होना अपनी बात कि को? एयरलाइन के प्राइसेस बढ़ाए अरे जा रहे हैं, भैया, तो आप पहले बात समझिए, ये एयरलाइन भगवान। के प्राइसेस अरे दोनों एक एक करके बोल लो। एक-एक करके बोलिए भाई, अरे ऐसे बड़े- ऐसे एयर गुस्सा मत टरबाइन करिए प्लीज, फ्यूल, रुकिए। धीरे-धीरे आप बोल दोनों लो। रुकिए, ठीक है। पंकज जी, कौन भय फैला रहा भाई? देखिए, विपक्ष को तो हर चीज में narrative अच्छा, बनाना बहुत होता है। बोल रहे हैं जिस समय दोनों। कोरोना आया था उस समय दोनों भी 17 वैक्सीन लगाने के नाम पे रुपए के बिल में आए हुए किया हैं। गया कि आप वैक्सीन न लगाइए और स्वयं पहले जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं। हाँ। तो ये सब तो विपक्ष का शुरू से ही सरकार को हमेशा से हर मुद्दे पे घेरने का रहता है, लेकिन जनमानस सब कुछ जानता है। हाँ। सरकार और यदि आप चोर देखिए, है। 60 घंटे का सरकार समय के लिया गया, नेता निश्चित रूप से डकैत। ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। और भारत बिल्कुल में डकैत है भाई। यूरोपीय देशों वाली स्थिति नहीं है, नाटो कंट्री या यूरोपीय देशों में, कि जहां पर गैस से बिजली बनती है। हाँ। अगर वहां गैस नहीं मिलेगी तो वहां भी पता बिजली संकट आ जाएगा। भारत में ऊर्जा के नए संयंत्र है, तमाम कई तरीकों से बिजली का प्रोडक्शन होता है और सोलर एनर्जी उसमें बहुत महत्वपूर्ण। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो सवाल एब्स्टेम ये फाइल है, से इस भ्रम बात फैल का- रहा है, डर तुम प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई तभी डर तो नहीं नहीं आ रहे हैं जवाब देने। नहीं, कोई डर नहीं, कुछ हाँ। नहीं। और ये अभी प्रधानमंत्री का बयान आ चुका है कि ऊर्जा संकट किसी प्रकार का नहीं है। और सीधे सीधे ये हरदीप पुरी जो भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका बयान आ चुका है। 60 घंटे का समय लिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया गया है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाइए। 25% प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो गई है। तो 25% प्रोडक्शन बढ़ के जब गैस आ जाएंगे फिर भी नॉर्मल व्यवस्था हो जाएगी। हाँ। लेकिन कुछ लोगों को तो हर काम में नैरेटिव फैलाना, जनमानस को भ्रमित करना, इसी का नतीजा है कि देखिए 95-96 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। हाँ। और राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसके बावजूद भी कांग्रेस को बुद्धि नहीं आ रही है। हाँ, ठीक कांग्रेस है। इस पंडित तरह के राज शर्मा जी, हर तरह के इस तरह के कृत्य करती ठीक है। रहती है, हर तरह की इस तरह की चीजें करती है और कांग्रेस का पराभव होता जा रहा है। कांग्रेस का निश्चित रूप से सभी स्टेटों में, हाँ। आज 20 स्टेटों में एनडीए की सरकार, हाँ 3 स्टेटों में आप बचे हैं, वहां से भी आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पंडित राज शर्मा जी, अच्छा, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जो सरकार है वो भी मेरे देश की सरकार है, वो नेता मेरे देश के नेता है। लेकिन ये जो नाबालिग बैठे हुए हैं, आपने जो टीवी में नाबालिग बैठा लिए दो, क्योंकि नाबालिग इसलिए कह रहा हूं, शकल से तो ये बालिग दिखते हैं, लेकिन इनकी हड्डियों को चेक कराया जाएगा, हड्डियों को नहीं, हड्डियों में भी बालिग होंगे। अगर इनकी सोच को चेक कराया जाएगा तो ये 2014 के बाद पैदा हुआ दिखेंगे। आप मैं सिर्फ 2-4 बातों को जानना चाहता हूं। आपकी विदेश नीति क्या है? यह लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, मुझे गाली देने से कुछ नहीं मिलेगा। ये है, आप पूरी बात अच्छा, सुन क्यों नहीं रहे हो? बताओ, छोड़ो, फिर आप ही बोल लो। ठीक है, ठीक है। नाबालिग बोलिए, इसलिए अपनी हुआ, बात को कंप्लीट करिए। नाबालिग आप इसलिए मैं कह देता हूं आपको, क्योंकि आप अपने नेता के जो अंग्रेजी नहीं समझता उसकी तारीफ करते हुए बोलते हो। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं, अभी आपने राहुल जी के लिए बोला, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, ठीक, आप भी मत गुस्सा हुआ करो। गुस्से को कभी गले से नीचे मत ले जाना, वरना दोनों पागल हो जाओगे। सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने 2 बातों पर बात कहना, मुझे आपको कसम है अपने लोगों की, हां या ना कहना। प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 से पहले पैदा होना भारत में पाप समझा जाता था, यह सांपों का देश है। तीसरी बात, डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा बढ़ रहा है। क्या इन तीनों बात में वो खरे उतरे? भाई इतना सा बता दो, मुझे कोई गुस्सा नहीं करना। गुस्सा बराबर वालों से किया जाता है, छोटे लोगों से नहीं किया जाता। मैं छोटा आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं 2014 से पहले इस देश में पैदा होने पे गौरवान्वित फील करता हूं। मुझे गर्व है
कि मैं देवताओं के देश में पैदा हुआ था और आपको गर्व है कि आप इस देश को सांपों का देश समझते हैं। हाँ ठीक है गौरव जी। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि पैनल में बैठे सभी लोगों को और माध्यम से टीवी पे कि मैं 3 देशों में नौकरियां करके आ चुका हूं। मिडिल ईस्ट के अलावा मैं सिंगापुर जैसी जगहों पे भी नौकरी करके आ चुका हूं, जो पूरे फाइनेंशियल हब्स कहलाते हैं। यहाँ पर मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करके आया। मैंने तो देश की सेवा करी है, मैं आप मुझे समझाओगे? भाई साहब सुन लीजिए, आपने अपनी सेवा करी, मैंने देश की सेवा करी है। अब आप सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया तो सवाल आपके सुनिए। नहीं, मुझे आपकी सर्विस से क्या लेना देना? भाई साहब आप 3 देश चले गए, तो लोग अगर आप 3 देश चले गए तो क्या ठीक देश के रक्षा मंत्री बन जाओगे? इसीलिए तुमको भैया नाबालिग बालिग हो गए, लेकिन दिमाग से तो वहीं पर रह गए ना जहाँ पे ये परिवार वालों ने पैदा करके छोड़ा था। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई आदमी की मुझे नहीं ज्यादा आपकी सर्विस से मुझे क्या लेना देना? एक्सपीरियंस करी होगी आप। नहीं बताइए, हमारे बारे में बस क्या ना सोचा अटैक है? मत करिए, मुद्दे पर अटैक करिए आप लोग। नहीं भाई देखिए, आपको समझना पड़ेगा। मैंने कोई चीज अगर कही है तो उसका लॉजिक है। मैं लॉयर हूँ भाई, बारी बात समझ लो, लॉयर हूँ, मुझे कोई लॉजिक जोड़ना आता है। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ भाई, इनकी आवाज कम करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, तो मैं किसी रुक जाओ, रुकिए रुकिए, एक साथ जवाब देंगे तो किसी की आवाज क्लियर नहीं आएगी। डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट, नहीं, दिस इज नॉट योर ऑफिस। You are trying to Don't try to cross become your headmaster. limit. Whenever you are trying, You are not whenever I am supposed to trying call my speak, you just headmaster. ठीक है ठीक है, Please mind your पर्सनल words. कमेंट को एक Allow दूसरे me पे to नहीं करेगा। speak. मुद्दा बहुत बड़ा है, गंभीर भी है। देखिए मैंने सिर्फ अगर इसी पे बात करेंगे तो डिबेट खत्म हो जाएगी, मुद्दा नहीं आ पाएगा। अच्छा, मुझे क्या लेना देना इनकी 3 देशों की सर्विस से? कहने का तात्पर्य और लाइंस के शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, तात्पर्य को समझना चाहिए। ये कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अब आप सिखाओगे कि जाहिर सी बात है जो इंडिया के लोगों को लेकर है। परसेप्शन था, वो आज चाहे आप जहां पर भी जाएं, थोड़े से छोटे देश थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड में भी जाते समय इंडियंस को लेकर परसेप्शन अलग हुआ करते थे। दुबई में हम लोग जाते थे तो हम लोग को एक कामगार मिडिल ईस्ट में समझा जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, खाली मंदिरों का उद्घाटन छोड़ दीजिए, दुबई का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में और इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे। क्यों? क्योंकि हमको आज हमारे 1 करोड़ से ज्यादा जो भारतीय बाहर रहते हैं उनको सुरक्षित इवैक्यूएशन सबसे ज्यादा इतिहास में सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो वो कैसे संभव हो पाया? आप ऐसे समझिए अच्छा, आपकी सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ओके, कब किया? जब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां थे, आखिरी दौर की बातचीत तक वो करने गए कि भाई इस तरह की हमले वॉर ना करी जाए। लेकिन जब चीजें नहीं हुई तो उनके निकलने के बाद हमला किया गया। सीरीज ऑफ इवेंट जो लोग समझते हैं जियोपॉलिटिक्स में अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, जो ईरान के लोग मारे गए हमारी दहलीज में, भाई आप बोलने नहीं देते, उनके बारे में क्या कहोगे आप? ठीक है पंडित राज शर्मा जी, एक साथ आपका ही मैं काउंटर लूंगी इसके बाद। ठीक है, आप सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, सुन लीजिए। तो देखिए क्या होता है कि परसेप्शन जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। आज यूएई पे हमला अगर हो रहा है, ठीक है, यूएई के अलावा मैं आपको सिर्फ 10 देश का नाम बताता हूं। ईरान इजराइल का युद्ध है, पहली बात तो समझिए, यूएस उसमें साथ में आ गया इजराइल की, ये एक बड़ा चीज है। लेकिन ईरान ने उसके बाद क्या किया? ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, अजरबैजान, टर्किश का एयर स्पेस और इराक पे हमला किया। अब आप एक बात समझिए कि जो ये हमले किए गए, ये पहले बोला गया था कि हमने यूएस के जो आपका ये डिफेंस की जगह है जहां पे उन्होंने अपने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं उसको टारगेट किया गया। लेकिन करंटली क्या कर रहे हैं वो? करंटली वो कर रहे हैं, ये आपका दुबई एयरपोर्ट के पास हमला कर रहे हैं। दुबई के जो है आपने देखा होगा बुर्ज अल अरब होटल पे हमला किया जाए, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया है। तो ये एक वॉर क्राइम है जिसपे यूएनएससी ने आज वोटिंग कराई और 13 वोटों से प्रस्ताव पारित। ठीक है राज शर्मा जी अपनी बात रख लीजिए भाई। मुझे बस मुझे एक बात है आरती जी, ये मान ली, लेट अस अज्यूम कि मैं आपके स्टूडियो में बोल रहा हूं और अभी निकला भी नहीं, एक कदम मेरे आपके स्टूडियो के अंदर है और एक कदम आपकी दहलीज के बाहर है, और मेरा दुश्मन या जो मेरे से रिवेंज रखता है वो मेरा मर्डर कर दे, जिम्मेदारी किसकी है मुझे बचाने? योगी सरकार में मर्डर करने वाले को गोली मार दी जाती है। गाजियाबाद में लोनी में एक यूट्यूबर के ऊपर हमला किया गया था, जो पहले इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे, फिर उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। उन दोनों मुसलमानों को योगी सरकार में इनकाउंटर करके गिरा दिया गया। आप बहुत सुरक्षित हैं, बड़े बाबू, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बड़े बाबू, धन्यवाद एलडीए के कलर की तरह मत बोलो, एलडीए के कलर की तरह मत बोलो कि उसे भी 10 रुपए रिश्वत चाहिए। मेरी बात को जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं सुनोगे, क्वेश्चन को 3 बार नहीं पढ़ोगे, आंसर कभी सही नहीं आता। ठीक है मुझे इतना बताइए, ईरान के लोग ये लैटिफल फैटिफल मैं नहीं जानता, मैं तो पहले बताइए आप ईरान के साथ है कि आपका यूएस और इजराइल के साथ है? आप किसके साथ है? अरे पहले कांग्रेस किसके साथ है मैं जानना चाहता हूं, बताइए आप कांग्रेस किसके साथ? मेरा 2 बातें,
आप दो बातें कांग्रेस कहना किसके चाहता साथ हूं। खड़ी है? अपनी अरे पार्टी का भाई स्टैंड सुन क्लियर लो करिए। मेरे बाबू, अरे पार्टी बड़े का स्टैंड बाबू, क्लियर कर सुन लीजिए। लीजिए तो। अरे यार आप तो क्लर्क बन गए हो हाँ कतई, ठीक है। कि नहीं जो लिख दिया वही सही। हम्म। पहले मुझे बता दो कि आप इतना सा बता दो कि प्रधानमंत्री इजराइल गए, मैं इस पे नहीं जाता क्यों गए, मगर जैसे ही इजराइल से आए युद्ध छिड़ गया। जैसे इटावा मेनपुर की तरफ चंबल के दुश्मनों से लोग पता क्या घबराते थे, कहते थे यार अगर ये मेरे घर आके आया और जाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया तो बदमाश मुझे दुश्मन मानेगा, और अगर मेरे घर में पुलिस ने देख लिया तो पुलिस मुझे जेल में डाल देगी। शंका पे संशय है। प्रधानमंत्री वहां गए इजराइल पे और वहां से आई युद्ध छिड़ गया। दूसरी बात, मैं नहीं जानता किस देश से क्या है, ये मेरी मैं बार बार कहता हूं, हर चैनल पे कहता हूं, मैं ज्यादा अपने को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं ही जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। और ईरान, मैंने जो सुना है, जब कश्मीर मुद्दों पे सारे देश हमारे अगेंस्ट थे तो ईरान ने हमारा मतलब ईरान के समर्थन में। अरे एक मिनट और कोई डॉलर फॉलर का चक्कर पड़ गया था तो ईरान ने कहा पैसा मत देना, आदान प्रदान जरूर होगा। हाँ ठीक है कुछ पंकज, तो यार गरिमा रख लेते। ठीक है रुकना पड़ेगा। बोलते ना चुप रहते। हाँ जिस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है, इस पर बड़ा सवाल है कि भाई विदेश नीति पूरी तरह से धाराशाही हो चुकी है। देखिए विदेश नीति हमारी धराशायी नहीं हुई है। भारत की विदेश नीति और कूटनीति का ही परिचय है कि आज ईरान ने, देखिए भारत के लिए जिस तरह से उसने चाइना और अन्य चाइना के लिए हॉर्मुज जो स्टेट है उसको खोल दिया, सी वाला जो है मार्ग है, उसी तरह से भारत के लिए भी देखिए उसने खोल रखा। और ये आज देखिए उसी की परिणति रही कि 2 जहाज जो है तेल के भरे हुए 1.35 लाख बैरल तेल मुंबई पहुंच चुका है। और सवाल इस बात का है कि देखिए ईरान भारत का हमेशा पहले से भी दोस्त रहा है, तो इसलिए भारत एक ऐसा राज्य है कि हर लोग, ऐसा देश है कि उसका हर देश उसका अनुपालन करता है। और प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह से विदेश यात्राएं रही हैं उसके बड़े सार्थक परिणाम आए। हाँ। और दूसरी बात, अभी जो आप बात कर रहे थे इजराइल क्यों गए, तो इजराइल भारत मोदी जी की यात्रा सैन्य उपकरणों की डील करने गए थे और 812 करोड़ के एमओयू साइन हुए। 812 अरे भाई क्या करने गए थे, मैंने पहले कह दिया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। भारत आज विश्व की सबके दायरे में इंटीग्रेटेड डाउटफुल हुई ना, उठा के नहीं देख सकता। अरे भैया इंटीग्रेटेड डाउटफुल हुई ना। भारत में खुद प्रोडक्शन हो रहा है, भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई आरती जी एक सवाल पूछ लूं बस। हाँ ठीक है, अभी आरती जी मेरे सवाल का जवाब दे दो। एक साथ पूछेगा, अभी मैं आपको दूंगी मौका। कांग्रेस को तो हर चीज में दिखाया जाता है। राहुल गांधी 2014 से 26 के अरे यार, अरे सर में बाल नहीं है तो अक्ल तो होनी चाहिए। उसका खर्चा किसने उठाया और किस लिए वो गए? सिर्फ भारत की बदनामी करने के लिए। और पानी पी लो, पानी पी लो, पानी करने के लिए। अरे ये वरिष्ठ पत्रकार कहाँ है? पत्रकार ये बिके हुए लोग हैं, देशों में जहाँ इनके अंदर आरएसएस की आत्मा है। देश को आगे बढ़ाने का काम किया, देश को आत्मनिर्भर बनाने के अग्रसर करने का काम किया। जरा पत्रकार का जवाब देना है मुझे आरती जी। ठीक है राज शर्मा जी अपनी बात करिए। हाँ ठीक है, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बहिर्गमन कर जाती है। मुझे एक बात का जवाब दे। पंडित राज शर्मा जी बोलिए। भैया पंकज भाई, हाँ। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की दीवार छू के आए हो? भैया इनको गलत बात क्यों करते हो? भाई पर्सनल अटैक। पत्रकार हो आप, पत्रकार हो आप, अनबायस होके बात करो। मेरा आपका झगड़ा सिर्फ बायस और अनबायस में है। आप इतने बड़े हो गए, आपको पता ही नहीं है कुछ। हमारा विश्लेषण उसको आज अरे इनसे अच्छा अपने परदादा की कसमें खा लेते। आप क्या बात करते हैं? अरे मोदी जी से ज्यादा परदादा की कसमें खा लेते। फर्जी बातें करना और कोई काम नहीं करना। 1 रुपए का, अच्छा फर्जी क्या? मुझे तो लगा आप फर्जी हो, आप फर्जी हो, बिके हुए पत्रकार हो, बिके हुए, बताइए इस बात का जवाब दीजिए। बिके हुए पत्रकार हो। ठीक है मैं तो 1700 कह गया, 1200 रुपए की कीमत रुकिए भाई। पंडित राज शर्मा, तुम्हें 2 चीज के जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन प्लीज आप की आवाज अगर नहीं आनी चाहिए तो हाथ जोड़ के विनती सुन लीजिए जवाब। नहीं आप भी बीच में बोले, मैं भी बोलूंगा। मैं तो आपने मेरी बात सुनी? तो भाई पंडित राज शर्मा जी देखिए, अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ साफ झूठ बोला कि खामनेई भारत के लिए कभी भी उन्होंने साथ दिया, कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। इतने भाई साहब आप लोगों को मैं ट्वीट दिखा दूं, खाली गूगल पे बोल के देखो, आज तक से लेके बीबीसी सब पे आ जाएगा।
पूरी दुनिया में खामनेई इकलौता ऐसा जिहादी मुसलमान था जिसने भारत में ट्रेंड कराया था इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर। 2017 की टैगलाइन है जिसपे उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई ने बिल्कुल कराया था और भारत को धमकी दी थी कि भाई हम मुस्लिम वर्ल्ड से तुमको अलग थलग कर देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में विदेश मंत्रालय ने उनके और हर बार विरोध दर्ज कराया। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है। ईरान हमेशा मुसलमानों के मुद्दों को लेकर मुखर रहा है, भारत का विरोध किया है, ये डॉक्यूमेंटेड है। और ये ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ उसने ही कराया था। इनको कांग्रेस को हमेशा याद रखना चाहिए जो बोल दो कि भारत के मुसलमानों मोदी जी की आत्मा आ गई भाई, क्या मोदी जी की आत्मा आ गई आप में? ईरान ने हमेशा प्रॉक्सी वॉर करी है। पहली बात तो इकलौता शिया मुल्क था, ठीक है, 1979 में जब हुआ था, आप मुझे बता दो उसमें उन्होंने, मैं बता दे रहा हूं, देशों को चलाओ वीडियो, चलाओ वीडियो, चलाओ वीडियो, भाई बोलने वीडियो, चलाओ वीडियो, अगर दम है तो आप इनके म्यूट कराइए भाई। कैसे कोई फैक्ट बता रहा हूं, मतलब ही नहीं इनका। चलाओ वीडियो, चलाओ वीडियो। मैं वीडियो नहीं आपको दिखा रहा हूं, ये लिखिए आप तक, आप भैया जूम करिए, दिखाओ। चलो मैं भी दिखा दूं, मैं भी दिखा दूं, ये मैं भी दिखा देता हूं। आज तक की हेडलाइन है भाई, कैसे? अरे मैं भी दिखा देता हूं। आप कल मेरे से बात करना, आपको भी दिखा दूंगा पाकिस्तानियों से मिलते हुए। क्या मतलब है डिबेट का? कोई फैक्ट ही नहीं, आपके पास पर्सनल अटैक करते रहते हैं। किस सोच के? कांग्रेस भी ऐसी चल रही है। एक तो मैं बताना चाहता हूं, देखिए भाई, ये छदम प्रवक्ता बैठाओगी, इससे काम नहीं चलेगा, नहीं हो पाएगी। मैं अगर छदम प्रवक्ता बैठेंगे पत्रकार के रूप में। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी किसी पे हमने, कभी किसी पे हमला। वो आदमी बता रहा है कि भाई इजराइल के साथ जब गए, अदानी के साथ डिफरेंट पैक्ट हुआ, हम ड्रोन बना रहे हैं, बीजेपी के इजराइल हमको ड्रोन बना के दे रहा है, टेक्नोलॉजी हमको ड्रोन बता के बेच रहे हैं। कैसी आप बातें कर रहे हैं? इजराइल हमारी यात्राएं आप राहुल गांधी नहीं तय करेगा। राहुल गांधी की हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे तय करे, या उनको किस वजह से जा रहे हैं वो बताए। अरे मैं समझना पड़ेगा, रुपए तक की हर चीज आपको समझनी पड़ेगी। आराम से पहले तो भाई आप दिहाड़ी लॉजिक के समझिए, खामनेई का इतिहास पहले बताओ, सुनो, आप दिहाड़ी के मजदूर म्यूट नहीं कराएंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, रुकिए, डिबेट फिर ऐसी चलेगी। रुकिए, ये आपका ऑफिस नहीं है। नहीं तो आप किस तरह से बात करें? डिबेट का मतलब ही नहीं समझते। मैं फैक्ट रखना चाह रहा हूं, फैक्ट रखने नहीं दे रहा। मुझे एक बात बोल रहे हैं, पहले एक बात का जवाब दे दो, मैं आपके में जवाब देंगे। पहले जो आपने सवाल किया, अच्छा, जवाब दूंगा। एक मिनट, मैं गीता ले रहा हूं, आप सभी रुकिए, आप गीता की कसम खा जाओ। रुकिए, अच्छा, आप गीता की कसम खा जाओ। अरे कभी कसम खा रहे हैं तुम, पत्रकार हो, कसम खा जाओ, इसकी कसम, वो मर जाएगा। अरे कैसे आदमी हो भाई? डिबेट करने आया कि मर गली नुक्कड़ पे वो चाय की ये टपरी पे खड़े होकर सिगरेट फूकने आए हो? ऐसी लगता है, ऐसी गलत हरकत कर रहे हैं आप भाई। मैं फैक्ट जब सच्चाई प्रकट हो जाती है, शेर की खाल पहन के जब शियार दिख जाता है, अब वो कह रहे हैं कि ईंधन भी ट्रम्प के मुताबिक ही आ रहा है भारत। मैं देखिए कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि खामनेई के इतिहास के बारे में चर्चा हो रही, तो भारत जब से 2014 के बाद से हमारी सरकार आई, तो हमारी सरकार ने देश नहीं, सारे देशों के साथ कैसे ताल्लुकात रखने उसे रीडिफाइन किया। जियोपॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि पूरी दुनिया जब तेल और गैस के संकट से गुजर रही है, हमारे देश के हर नागरिक को मिल रहा है, अराजकता फैलाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है, उसकी ही वजह से देश को आग में झोंका जाता है। दंगों की नौबत तक आ रही है कई जगह। लेकिन क्यों आ रही है? क्या कोई गाड़ी जो लड़का सीएनजी चला रहा है उसको पेट्रोल पंप पे सीएनजी नहीं मिल रही? ऐसा तो नहीं है। एलपीजी सिलेंडर जब एक साथ हजारों लोग, एक पहले जो उसको जरूरत होती थी वो अप्लाई करता था, मिल जाती थी। रसोई गैस हमने सिलेंडर जो है सिर्फ और सिर्फ कौन से रोके? जो रेस्टोरेंट की सप्लाई होती थी। 2014 के बाद मोदी जी ने हर व्यक्ति को लोन बांट के, स्टार्टअप करके, इतने जो आपके आसपास रेस्टोरेंट खुले दिख रहे हैं, क्या पहले दिखते थे? नहीं ना। मोदी जी ने आह्वान किया, योगी जी ने सुरक्षा प्रदान किया। क्या मोदी जी ने घर की जमीन बेच के आह्वान किया? तो सफल बोलो भाई साहब। क्या मोदी जी ने अपनी गुजरात में जमीन बेची थी क्या? देखिए, अगर इस तरह से नहीं, मैं लंबी बात नहीं, मैं पहले बताना चाहता हूँ खामनेई का इतिहास। खामनेई जब भी सत्ता में आए थे 1979 में, उन्होंने इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर शुरू की थी 1985 से। और प्रॉक्सी वॉर में उन्होंने सबसे पहले हिजबुल्लाह को खड़ा किया, जो एक खिला मिलिटिया ग्रुप है लेबनान बेस। हमास को सपोर्ट किया, पैलेस्टीन बेस।
मिलिशिया ग्रुप सीरिया में असद बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट किया और अपना ट्रूप भेजा 2024 में 10,000 और उन्होंने स्वीकार किया था कि हम बहुत बुरी तरह हारे। लेकिन इराक में मिलिशिया खड़े किए, बहरेन में मिलिशिया खड़े किए, यमन में हौती रिबेल्स खड़े किए। गौरव जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा संकट आने वाला है, चेता रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे? पहली बात तो मैं देश को बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी संकट नहीं आने वाला, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और देश को संकट से उबारने। देखिए, पहली बात तो आप ऐसे समझ, अरे है कहाँ नरेंद्र मोदी जी, है कहाँ? आपको सोलर पे सब्सिडी आज से, अरे वो तो दिख ही नहीं रहे योजना करके हमने घर घर बिजली, मेरे भाई जरा दिखा दो कहाँ है। क्या लाभ हुआ भाई? आपका बिजली का बिल भी कम हो रहा है, एक छोटे से इंडक्शन प्लेट पे लोग आजकल खाना बना रहे हैं और अपना बिजली की बचत भी कर रहे हैं, क्योंकि बिजली का उत्पादन करके वो सरकार को दे रहे हैं और अपना बिजली बिल कम कर रहे हैं। हमने निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा निर्भरता, क्या है हमारे पास? ऊर्जा निर्भरता कम करनी। भाई गाड़ियां हमने चलाने के लिए बोला कि आप ईवी पे आ जाइए। हम पिछले 5-7 सालों से ईवी पे कितनी सब्सिडीज दे रहे हैं, कितनी गाड़ियां आज हमारी ईवी पे चल रही हैं। क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? क्या बिजली हमारे यहाँ पे 1 मिनट भी जा रही नहीं जा रही ना? तो ऊर्जा पर निर्भरता कम करने में समय लगेगा। कांग्रेस एक देश को बीमारू देश छोड़ के गई थी, 1 करोड़ 30 लाख करोड़ का बॉन्ड छोड़ के गई थी, जिसका ब्याज ही अरबों रुपए में होता था। ठीक है गौरव जी, बात आ गई आपकी। ठीक है राज शर्मा जी, बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और अभी मैं कहीं जगह देख रहा था 2 दिन पहले कि हिंदुस्तान ने कई 1000 करोड़ की मदद कर दी। इसका भी जवाब दे देना। और दूसरी बात है, वैसे तो गैस की किल्लत से कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए गौरव भाई, नाले के किनारे बैठ जाएंगे तो भी तो गैस मिलेगी। बायोगैस हम आप लोग गैस कर रहे हैं, बायोगैस का प्लांट लगाया रामपुर में। अरे भैया क्या चल जाएगा? रामपुर में लगाया है। अच्छा एक और बार है, सूरज की रोशनी से खाना बन जाएगा। अच्छा, सूरज की रोशनी से खाना बन जाएगा। बिल्कुल, आपके घर के बगल में वो होगा, नाला होगा, उससे चाय बन जाएगी। काय को दिक्कत है? एक और बात आरती जी, एक बात कहना चाहता हूं, घर पे अगर बड़ा लड़का अनपढ़ निकल जाए, घर तरक्की नहीं करता। और किसी भी देश में अगर प्रधानमंत्री अनपढ़ हो जाए, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। बस ये मेरा मनमोहन सिंह के बारे में बात मत करिए, अच्छा नहीं लगता सुन के। अरे मनमोहन सिंह साहब के तो जूते के बराबर नहीं हो, मनमोहन सिंह जी के जूते के बराबर नहीं हो, उनकी धूल के बराबर नहीं हो। अरे धूल के बराबर नहीं हो। कांग्रेस पार्टी ने जीवन में मतलब न भूतो न भविष्य थी। कार्यालय कोई आप ही का नेता घर की दहलीज में गया था, पैरों की जूती राय लेने। नेता वहां अरे अनपढ़ हो, अनपढ़। और आपकी डिग्री दिखाओ। अच्छा आप डिग्री दिखाओ, प्रधानमंत्री आप कितने पढ़े हो? भारतीय जनता पार्टी। अरे छोड़ो, ठीक है समझना। पंकज जी लास्ट कमेंट। देखिए, भारत आज 2014 से एक सुरक्षित हाथों में है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की दिन प्रतिदिन ताकत बढ़ रही है। चाहे वो मुद्रा दर हो और चाहे वो आपके महंगाई दर हो, सब में कमी आई है और निश्चित रूप से भारत चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। आज भारत ने रक्षा संयंत्रों में, रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत भारी उपलब्धि हासिल की है। और देखिए, ये जो गैस की समस्या, जब कोरोना ऐसी महामारी से 140 करोड़ जनमानस को बचाने का काम किया कि हिंदुस्तान में सबसे कम मौतें हुई और उसको बचाने का काम किया और उस बकायदा सबको वैक्सीन लगा के कम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगा के उसको परिलक्षित किया। ठीक है, तो इस बात को ये जान लीजिए, गैस वाली जो समस्या है ये भी निश्चित रूप से 60 घंटे में हल हो जाएगी। भारतीय जनमानस को इस बात को समझना चाहिए और हम सारे जनमानस से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि आप जो है पैनिक ना हो। और सरकार ने जब कह दिया कि 25 दिन अगर आपके पास डीबीजी सिलेंडर है, डबल कनेक्शन सिलेंडर है, तो 25 दिन के बाद आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा, उसका अनुपालन करिए, पैनिक मत होइए, सबको मिल जाएगा। ये आत्मविश्वास है, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी से सरकार, अगर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनमानस को बचा सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी समस्या है। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, ठीक है पंडित राज शर्मा जी, अपनी बात से 60 घंटे के अंदर अगर कहा गया है तो भारत सरकार निकाल लेगी। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, बस मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैंने बार बार कह दिया, किसी भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा पढ़ा लिखा होना चाहिए जिसको हर भाषा का ज्ञान हो और उसे कोई बेवकूफ ना बना पाए और जबरदस्ती गले ना मिले। मैं इस बात पे नहीं जानना चाहता। बस मुझे एक बात का दुख है, मैं वो बात सुनने से पहले मरना पसंद करता था कि किसी और का देश का
राष्ट्रपति या उनका विदेश मंत्री मेरे देश में आके कहे कि हम वो काम नहीं करेंगे, भारत को कम आंकने की कोशिश करे, और यहाँ पे तथाकथित अपने को 3 देशों की यात्रा करने वाला व्यक्ति कह दे कि नहीं मेरे नेता महान। अरे नेता, कैसे नेता महान है? मुझे बताओ, है कहां वो? बोलने से घबराते हैं। अपनी सदन पे, अपनी संसद भवन में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। अच्छा, गुस्सा क्यों होते हो? इतना गुस्सा क्यों है? काहे नफरत से भरे इंसान हो, नफरत आपको खा जाएगी। जितने गुस्सा करोगे, गुस्सा हार्ट अटैक कर देता। मैं अपनी बात करें, समय कम है। देखिए, चलिए मैं इस डिबेट में आने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, और जैसे कि हमारे पंकज जी ने देश के वासियों से अपील करी, मैं अभी सिंपल कम शब्दों में इतना सही कहना चाहूंगा कि देश, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आपके मन में शांति रहेगी। देश में किसी भी चीज़ का कोई संकट नहीं है। अगर एक दरवाजे बंद करते, हम लोग वो देशवासी हैं कि लोग जो कहते हैं ना किंवदंतियां कि एक दरवाजे बंद करेंगे हम 2 खोल लेंगे। देश पहले सिर्फ 27 देशों से क्रूड ऑयल और LNG इंपोर्ट करते थे, हमने 40 देशों तक अब रीच आउट कर लिया है। जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यहां तक आने में 33 घंटे लगते थे कांडला पोर्ट पे, और 53 घंटे लगते हैं मुंबई पे। तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे और तेल टैंकर्स आते मिलेंगे। हम ना तेल की कमी होने देंगे, ना गैस की कमी होने देंगे, खाने की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन देशवासियों को सिंपल सी अपील ये है कि भाई आपस में जो भाईचारा बना के एक दूसरे की मदद करने की प्रक्रिया उसे देखें। चीजों का अगर कोई जरूरत की ना तो कम संसाधनों का प्रयोग करें। कार पूलिंग जैसी चीजें हैं जिसका अगर आप लोग उपयोग करते हैं, जो कि मेट्रो सिटीज में लोग करते हैं, गैर जरूरत के खर्चे जैसे हमने कोरोना में कम किए थे और अपने आप को बचाया था, ये बहुत छोटी सी, क्योंकि भारत इसका हिस्सा नहीं, देखिए है ना, भारत इसका हिस्सा नहीं, इसलिए भारत पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट भी नहीं है, और देश सुरक्षित हाथों में है, और आप सभी लोग साथ देंगे। ठीक है, ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से एक बार फिर से जो गैस का संकट उसको लेकर अब सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त तरीके से हंगामा बोला जा रहा है, और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन आज किया, पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अगर आगे संकट गहराया तो क्या सरकार इसी तरह जनता के साथ रहेगी? देखने वाली बात होगी। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।